नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है 2, 3 और 4 जुलाई को है। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए जो है हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है जिन भी बच्चों का यूपी टेट का एग्ज़ाम है। तो सभी लोग जो है आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है सखी संप्रदाय, ऑप्शन बी है गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन सी है राधा वल्लभ संप्रदाय और ऑप्शन डी है वल्लभ संप्रदाय। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे सकते हो। तो बच्चों, चैतन्य महाप्रभु जो है 1486 से 1534 ईस्वी ने जो है भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गौड़ीय संप्रदाय से थे। ठीक है, उन्होंने जो है चैतन्य संप्रदाय की या गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका मुख्य केंद्र जो है वो बंगाल और वृंदावन था। क्या था इनका मुख्य केंद्र? क्या था? बंगाल और वृंदावन था। इन्होंने जो है कीर्तन पद्धति को बढ़ावा दिया था। किसको बढ़ावा दिया था? कीर्तन पद्धति को बढ़ावा दिया था। अच्छा, सखी संप्रदाय क्या है? तो सखी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी हरिदास ने की थी। और बच्चों, राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, राधा वल्लभ संप्रदाय जो है हित हरिवंश ने इसकी शुरुआत की। किसने की थी? हित हरिवंश ने इसकी शुरुआत की थी। और यदि पूछे वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो आपको बताना है वल्लभाचार्य जी ने जो इसकी स्थापना की थी। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। तो हमने चारों ऑप्शन को बता दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए हैं प्रमाणिक महाकाव्य, ऑप्शन बी हैं पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ और ऑप्शन सी हैं आध प्रमाणिक ग्रंथ और ऑप्शन डी है हिंदी का प्रथम स्वच्छंद काव्य। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यदि आपको पहले से जवाब पता है तो, नहीं पता है तो हम इसका जवाब आपको बता रहे हैं। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक तथ्यों के मेल न खाने के कारण पूर्णतः जो है अप्रमाणिक माना है। क्या माना है? पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ माना। आपका नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो है जाली ग्रंथ घोषित किया है। ठीक है, अप्रमाणिक यानी कि जाली ग्रंथ घोषित किया है। किसने घोषित किया है? पृथ्वीराज रासो जी ने। ठीक है, हालांकि उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अर्ध प्रमाणिक क्या होता है? तो अर्ध प्रमाणिक जो है मुनि जीन विजय और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, कौन मानते हैं? आदिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो है इसको जो है मुनि जिन विजय और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अर्ध प्रमाणिक जो पूछता तो वहाँ पर रामचंद्र जी का नाम ना होकर होता मुनि विजय या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन दोनों ने जो है अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। लेकिन यहाँ पर पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो उन्होंने माना पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है, कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक कौन हैं और यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार या फणीश्वर नाथ रेणु? तो बच्चों 3 का जो सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम और सबसे प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानी है कफन। ठीक है, जो उनके निधन वाले वर्ष 1936 में, कब? 1936 में जो है प्रकाशित हुई। इसके मुख्य पात्र जो थे
घीसू और माधव हैं। क्या हैं? मुख्य पात्र घीसू और माधव हैं। ठीक है, बाकी विकल्प जो हैं वो क्वेश्चन के अनुसार गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है, आधुनिक काल में कवि सम्राट की उपाधि से किस कवि को विभूषित किया गया था? आधुनिक काल में कवि सम्राट की उपाधि से किस कवि को विभूषित किया गया था? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या जयशंकर प्रसाद? तो बच्चों 4 का सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना करने वाले कवि कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कवि सम्राट की उपाधि दी गई। तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को जो है, इन्हें जो गांधी जी ने क्या कहा था? राष्ट्रीय कवि कहा था मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भरोपीय भाषा परिवार की नहीं है? भरोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन। ठीक है, हिंदी, मराठी, गुजराती या मलयालम? तो बच्चों 5 का जो सही जवाब हो जाएगा मलयालम। मलयालम भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किस भाषा के परिवार के? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। जबकि हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाएं जो हैं वो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर मलयालम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णमाला में छात्र, ज्ञ और स्रा को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन और द्वैत्विक व्यंजन या अंता व्यंजन? तो बच्चों 6 का सही जवाब है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये चारों वर्ण जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों है, निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम पहचानिए। देखो, इसका संधि विच्छेद भी करना है और संधि का नाम भी बताना है कि कौन सी संधि है। तो बच्चों इसका जब संधि विच्छेद करोगे क्या होगा? निह प्लस कपट होगा। ठीक है, विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी विसर्ग संधि कहाँ दिख रहा है? तो ये बच्चों बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। और ये विसर्ग यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर निस लिखा हुआ है, यहाँ पर लेकिन निह वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निह प्लस कपट हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पर डी भी ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बोलेंगे सा उसमें है, तो निस यहाँ हो जाएगा, कपट अलग हो जाएगा, तो लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निहा प्लस कपट वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और विसर्ग संधि है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, शूलपाणी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? शूलपाणी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो 8 का सही जवाब बच्चों है बहुब्रीहि समास। शूलपाणी का विग्रह होता है शूल यानी कि त्रिशूल, पाणी का मतलब होता है हाथ, जिसके पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर क्या होगा? भगवान शिव। शूल मतलब त्रिशूल और पाणी मतलब हाथ, अर्थात भगवान शिव। यहाँ दोनों पद मिलकर एक तीसरे विशेष यानी कि शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 पे चलेंगे। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में अरे के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है विस्मयबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी है प्रश्न चिन्ह वाचक चिन्ह और ऑप्शन डी अर्ध विराम। तो बच्चों अरे शब्द आश्चर्य या विस्मय के भाव को प्रकट करता है। ऐसे शब्दों के तुरंत बाद जो है विस्मयबोधक चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो विस्मयबोधक चिन्ह जो है का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर विस्मयबोधक चिन्ह हो जाएगा बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पर। ठीक है, ये आपका चिन्ह हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। उपेक्षा शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? उपेक्षा जो शब्द है इसका सही शब्द क्या होगा? अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा और अपेक्षा होता है। ठीक है, तो अपेक्षा होता है। उपेक्षा का अर्थ होता है किसी की अवहेलना या ध्यान न देना। इसका सटीक विलोम होता है अपेक्षा, जिसका अर्थ होता है इच्छा या आवश्यकता। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ
बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता होगा पहले से ही, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आ सकता है इसलिए हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं, अग्नि, घृत, अमी या क्षीर। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा अमी। ठीक है, अमी एक तद्भव शब्द, अमी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका शुद्ध तत्सम रूप होता है अमृत होता है। क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, अग्नि का तत्सम होता है, अग्नि क्या है, तत्सम है, तद्भव क्या होता है आग। घृत क्या है, तत्सम है, तद्भव क्या होता है घी। क्षीर क्या है, तत्सम है, तद्भव क्या होता है खीर। ठीक है, तो यहाँ पर अमी हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, पेड़ से एक पत्ता गिरा। इस वाक्य में पेड़ से पद में कौन सा कारक विद्यमान है। पेड़ से पद में कौन सा कारक विद्यमान है। करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संबंध कारक। तो बच्चों पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, से, पेड़ से, तो यहाँ का क्या हो जाएगा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का बोध हो, ठीक है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से यहाँ क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह से क्या है, से है। क्या विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। और यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो कारक कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक बच्चों, अपादान कारक हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मरकट शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। मरकट शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। पानी, बंदर, मित्र या पुत्र। तो बच्चों 13 में मरकट का मतलब होता है, मरकट शब्द का मतलब होता है बंदर का पर्यायवाची है। बंदर के अन्य पर्यायवाची जैसे हो गए कप्य हो गया, वानर हो गया, कीस हो गया, हरी हो गया, ये बंदर के पर्यायवाची हो गए। पानी जो है इसके पर्यायवाची जल होता है, नीर होता है, अम्बु होता है। ठीक है, पानी के पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बंदर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक प्रमाणिक शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ होगा, बहुज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा या अज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता होगा वाक्यांश के लिए एक प्रमाणिक, यहाँ पर प्रमाणिक शब्द देखना है, प्रमाणिक शब्द क्या होगा। तो बच्चों सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सबको जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, बहुज्ञ जो बहुत सी बातों का जानकार हो, अयज्ञ जो होता है जो कुछ ना जानता हो यानी कि मूर्ख हो, तो यहाँ पर सर्वज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, रात, बात, गीत या मात। तो बच्चों गीत एक पुल्लिंग शब्द है, जैसे एक सुंदर गीत गाया गया, जबकि रात, बात और मात ये जो हैं हार स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है, हार भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रात हो गई अच्छी बात है ना, तो ये सब मात का मतलब क्या होता है, हार होता है, तो यहाँ पर सब स्त्रीलिंग हैं। तो बच्चों 15 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर बच्चों है, दुष्चरित्र शब्द में किस मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुष्चरित्र शब्द में किस मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, दुष या दुष, दूर या दुह। तो बच्चों 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला दुष बिल्कुल सही जवाब है। व्याकरण के नियमों के अनुसार हिंदी में जो है दुष्चरित्र, दुस्साहस या दुष्कर जैसे शब्दों में मूल उपसर्ग दुष होता है, यही वाला दुष होता है। ठीक है, ये दुष का प्रयोग किया जाता है हलंता के साथ ही। ठीक है, संधि के कारण सा का परिवर्तन सा या ईसा, मतलब ई साले सा का, ये जो सा है ये सा, इसका जो परिवर्तन क्या हो जाता है, इसका परिवर्तन इसमें हो जाता है, ये तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, और या फिर इस सा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसका परिवर्तन हो जाता है। 16 हो गया बच्चों। अब बच्चों चलेंगे 17 पर। 17 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया वाले शब्द का चयन कीजिए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा रोता है, रमेश ने नीता को पत्र लिखा, कुत्ता रात भर भौंकता रहा। सकर्मक क्रिया इसमें कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है।
तो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में लिखना क्रिया का फल है। पत्र जो है कर्म पढ़ रहा है। पत्र क्या है? कर्म है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पर रमेश ने नीता को पत्र लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। रामायण ने जो है रीता को पत्र लिखा, तो यहाँ पर कर्म पढ़ रहा है। ABCD जो है उड़ना, रोना, भौंकना, सोता होने वाली कर्मक क्रियाएं हैं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जहाँ कर्म की संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और रमेश ने पत्र लिखा, यहाँ पर जो है स्वाग में लिखना क्रिया का फल है पत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 18 नंबर है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री, श्रृंगार या आशीर्वाद। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा। श्रृंगार का सही लग रहा है, बताओ। बताओ आप लोग कमेंट करके इसका जवाब बताना। ठीक है, श्रृंगार सही लिखा कि नहीं लिखा? तो बच्चों ये आपका श्रृंगार ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों रा लगा हुआ, रा नहीं लगता होता, री लगता है, रीढ़ वाला री लगता है। ठीक है, रीढ़ वाला री लगता है, तो यहाँ पर ये श्रृंगार गलत है। आप लोग अपना कमेंट में जवाब जरूर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 19 पर। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? बहुत अधिक स्नान करना, अत्यधिक लज्जित होना, नुकसान होना या पानी की कमी होना। तो घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत अधिक शर्मिंदा या लज्जित होना। जैसे चोरी पकड़ने पर नेताजी का घड़ों पानी पड़ गया, अत्यधिक लज्जित होना। 20 नंबर है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। या वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो भैया ये जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों तथा वे यदि तो जो वाक्यों की जैसे योजकों से जुड़े हों उसे क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं, मिसलेनियस। ठीक है, यहाँ सफलता का मिलना परिश्रम करने पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चरण धरता चिंता करत, चितवत चहुओर और सुगरन को ढूंढत फिरत कभी कामी अरु चोर। इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? एक बार फिर से, चरण धरत चिंता करत, चितवत चहुओर, सुगरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? बच्चों 21 का ध्यान से पढ़ना। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्रेष्ठ अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर अक्षर, कामी के लिए कामुक व्यक्ति के लिए जो है सुंदर अक्षर हो गया, कामी के लिए कामुक व्यक्ति के लिए जो सुंदर रूप रंग हो गया, और चोर के लिए जो सोना स्वर्ण होता है। तो बच्चों श्रेष्ठ अलंकार होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को पढ़ने से किस काव्य गुण की अनुभूति होती है? मधुर गुण, ओज गुण या प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह, वीरता, उमंग की भावना जागृत होती है वहाँ ओज गुण होता है या मुख्य रूप से वीर, रौद और विभत्स रसों में पाया जाता है। तो ओज बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 है, छंद शास्त्र के अनुसार दोहा छंद के विषम चरण पहले और तीसरे चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के विषम, तो भैया 13 मात्रा होती। दोहा एक अर्ध सम्मांत्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में जो विषम चरणों में जो है क्या होती है? 13 है।
और दूसरे और चौथे सम चरणों में जो 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 है और दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा होती है, टोटल 24 मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। ये शब्द तो बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है। विभावानुगुण भाववाच्याभिचारी संयोग द्रा निष्पत्ति, इस सूत्र के प्रणेता कौन से आचार्य माने जाते हैं? इतना बड़ा तो शब्द पढ़ने में ही बच्चों का टाइम निकल लेगा, पढ़ ही नहीं पाएंगे बहुत से। तो ठीक है, इसका जवाब क्या होना चाहिए? 24 का जो सही जवाब हो जाए आचार्य भरत मुनि। इस संप्रदाय के जनक आचार्य मुनि भरत ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाटक शास्त्र में इस रस सूत्र का प्रतिपादन किया था। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालक यानी कि कंठ और तालु हैं। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर जैसे ड, या, ड़, न, म नासिकों से उच्चारित होता है। उपरोक्त में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भैया इसमें दोनों सही, पहला और दूसरा दोनों सही, ठीक है बच्चों। दोनों कथन व्याकरण रूप से पूर्णतः सत्य हैं। ए और ए का निर्माण जो है छोटा प्लस छोटी और छोटा प्लस छोटे जैसे होने के कारण इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों के योग से जो है कंठ तालु से होता है। प्रत्येक वर्ग के आखिरी अक्षर को नासिक भी कहा जाता है। तो दोनों सही हैं, ठीक है बच्चों। 26 नंबर है। अभिज्ञा और अनभिज्ञा शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? तो 26 में क्या हो जाना चाहिए? अभिज्ञ का अर्थ होता है किसी विषय को अच्छी तरह जानने वाला ज्ञाता, ठीक है। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानने वाला, अज्ञान तो जानने वाला और ना जानने वाला, जानने वाला और ना जानने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 नंबर है। वीर रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। क्या होता है? उत्साह होता है, विस्मय होता है, उत्साह होता है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्रोध रस का जो है रौद्र होता है स्थायी भाव। विस्मय का अद्भुत रस स्थायी भाव होता है। विस्मय का अद्भुत रस क्या होता है? स्थायी भाव। विस्मय का क्या होता है? अद्भुत रस का है स्थायी भाव इसमें, ठीक है। और भय क्या? भयानक रस का स्थायी भाव है। और रौद्र क्या है? क्रोध क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर विस्मय हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, ठीक है, उत्साह हो जाएगा, ठीक है। 28 से 30 जो है गद्यांश है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, उसको तो देना। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाना और उसे एक संवेदनशील नागरिक बनाना है। केवल किताबी ज्ञान अर्जित कर लेना या ऊंची डिग्रियां पा लेना शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा व्यक्ति को समाज के कमजोर वर्ग के प्रति दया करुणा का भाव ना सिखाए वह अधूरी है। सच्चा शिक्षित वही है जो ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करे। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या माना गया है? उच्च डिग्री प्राप्त करना, समाज में धन कमाना, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को जगाना और संवेदनशील नागरिक बनना, केवल किताबी ज्ञान रखना। बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। गद्यांश की पहली पंक्ति में स्पष्ट रूप से अंकित है कि शिक्षा का वास्तविक काम मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को जगाना और संवेदनशील नागरिक का निर्माण करना है। 29 नंबर बच्चों है। संवेदनशील शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही संयोजन क्या है? संवेदन प्लस शील होगा, सम प्लस वेदनशील होगा, या संवेदन प्लस शील होगा, या संवेद प्लस नील होगा? तो बच्चों संवेदन प्लस शील होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। संवेदन यह मूलवाचक संज्ञा शब्द है जिसमें शील स्वभाव वाला प्रत्यय के योग से संवेदनशील विशेषण शब्द का निर्माण हुआ है। और आज का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है। लोक कल्याण शब्द में व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा समास है? अभिभाव समास है, षष्ठ संबंध है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है? तो बच्चों 30 का सही जवाब है षष्ठी संबंध तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लोक कल्याण का विग्रह करने पर लोक का कल्याण संसार या जनता का भला बनता है। यहाँ का विभक्ति चिन्ह का लोप है जो संबंध तत्पुरुष समास की पहचान है। ऑप्शन नंबर बच्चों जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको पूरे 30 क्वेश्चन कराए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। आपको आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताओ। आपका एग्ज़ाम जो है 2, 3 और 4 जुलाई को हो। आप लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर सिटी का नाम कौन बताओ और अपना एग्ज़ाम डेट की अपने एग्ज़ाम डेट का जो है बताओ कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, ठीक है। अपने एग्ज़ाम की डेट ज़रूर बताओ
कमेंट में। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। आप लोग कमेंट करके बताओ कि यह क्लास आपके लिए ज्ञानवर्धक है या नहीं है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। और ऐसे ही और क्लास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। हम आपके सभी कमेंटों का जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। पूरी देने की कोशिश करेंगे कमेंटों के जवाब। आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको इस क्लास से एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ हद तक मदद मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।